गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 17 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। गोवा से एक और प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के अंदर ऐड कर दिया गया है, तो इसलिए इसको हम लोग करेंगे। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में नहीं आया था, यह टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था, तो इसको हम लोग यहाँ से कवर करेंगे क्योंकि जीआई काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वो कुछ न्यूज़ हम लोग करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, कुछ न्यूज़ हाई कोर्ट से। तो 2-3 छोटी-छोटी न्यूज़ है, रिपीटेड सी हैं, तो इसको एक ही हेडिंग के अंदर डाल दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ से करेंगे। उसके अलावा सरोगेसी को लेके एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आया है कि भैया जो सिंगल वीमेन है, जो अनमैरिड वीमेन है, वो सरोगेसी क्यों नहीं कर सकती? फिलहाल जो इंडिया में एग्जिस्टिंग कानून है वो यही कहता है। तो थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, सरोगेसी के बारे में जानेंगे। पैलिएटिव केयर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। आज का टेक्स्ट सेक्शन आया हुआ है, कैसे काम करता है, इंडिया में कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए तो नहीं, मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये ऑलरेडी एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हिमालयन रीजन्स को लेके इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिक्किम में अभी एक काफी बड़ा जो डैम था वो डैमेज हो चुका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो खतरे में रहते हैं बिकॉज़ ऑफ लैंडस्लाइड्स और सम अदर एक्टिविटीज़। तो आज जो है इसके बारे में बात बात करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए और ऊपर वाला टॉपिक भी, दोनों मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक जो है वो गोवा से आता है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस का है। लेकिन भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ अच्छी लगती है वो हम कर सकते हैं। व्हाट इज द जीआई टैग कैन मीन फॉर द कैश्यू इंडस्ट्री इन गोवा? तो गोवा के कैश्यूज जिसे कर्नल कहा जाता है, उसको मिला है नया जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जियोग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट का नाम लेते ही वह प्रोडक्ट किसी खास जियोग्राफिकल रीजन को इंडिकेट करता है। मतलब उस प्रोडक्ट का अगर आपको नाम लेंगे ना, जैसे मैं आपको बोलूंगा साड़ी, तो दिमाग में आता है कांचीपुरम साड़ी, बनारसी साड़ी। तो उस रीजन का नाम उससे जुड़ा हुआ है, वो उसकी खास बात है। जो कांचीपुरम में साड़ियां बनाई जाती हैं, वो उनकी स्पेशलिटी है। उस तरह की साड़ियां आप दिल्ली में नहीं बना सकते, उस तरह की साड़ियां आप गुवाहाटी में नहीं बना सकते। तो वो उस जियोग्राफिकल रीजन के साथ उसका जुड़ाव है, वहां की क्वालिटी और वहां के हिस्टोरिकल रेलेवेंस, इसीलिए उसको वहां पे वो दिया जाता है। तो जो कैश्यूज हैं गोवा के, इनको मिला है जीआई टैग। वैसे तो ये जो कैश्यूज हैं वो ब्राजील के नेटिव हैं और शुरुआत में तो किसी को पता भी नहीं था कि भाई इनको खाया भी जा सकता है। इंडिया में काजू को पोर्तुगीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और गोवा में इन्हों पोर्तुगीज रूल हुआ करता था। लेकिन वो खाने के पर्पज से नहीं था, क्योंकि तब तक तो किसी को पता ही नहीं था। वो यूजली किया जाता था एफोरेस्टेशन के लिए और सोयल कंजर्वेशन के लिए। काजू को ब्राजील से इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में जो गोवा के प्रिजनर्स थे, ठीक है, जो कि आप ये कह सकते हो काला पानी भेजा जाता था। जो ब्रिटिशर्स प्रिजनर्स थे उनको काला पानी कहाँ भेजा जाता था? अंडमान में। जो पोर्तुगीज होते थे उनको भेजा जाता था मोजाम्बिक में, काला पानी की सजा भुगतने के लिए। वहां पे जो कुछ प्रिजनर्स थे पोर्तुगीज टेरिटरी से, जो वहां पे गए थे मोजाम्बिक में, उन्होंने डिस्कवर किया कि यार ये जो कैशू है इसको तो खाया भी जा सकता है। फिर बाद में जो है वो इंडिया में आया और आज दुनिया का 15% जो काजू इंडिया से, कैशू इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि यह एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में ही ये बढ़िया से ग्रो करती है। तो 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए। मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर इज 30 टू 38 डिग्री सेल्सियस। प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये आपकी फैक्ट है। रेनफॉल कितना चाहिए? 39 से 79 इंचेस का रेनफॉल चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए 60 टू 90%। एक वेल ड्रेन्ड सोइल चाहिए, मतलब इसको ठीक ठाक इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। कैश्यू ट्रीज आर सेंसिटिव टू कोल्ड एंड फ्रोस्ट, मतलब ज्यादा ठंडी हो गई, फ्रोस्ट हो गया, तो भैया फिर ये बर्बाद हो गए। तो टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए लंबे समय के लिए। 2-3 दिन का चलता है, लेकिन 2-3 हफ्ते नहीं होना चाहिए, वो खराब हो जाता है। 4 से 5 महीने लगते हैं इसको फ्रूट देने में और प्रॉपर तरीके से ग्रो करने में कैश्यू ट्री को। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है।
बाकी ये जो सारी चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे दोबारा से ऐड आपके लिए कर दिया है। कैश्यू ट्रीज कैन बी ग्रोन इन अ वैरायटी ऑफ द सोइल टाइप्स बट दे प्रेफर वेल ड्रेन्ड सैंडी और द लोमी सोइल। हैवी क्ले सोइल आर नॉट सुटेबल फॉर द कैश्यू कल्टीवेशन। ज्यादा क्ले व्ले नहीं होना चाहिए, एक वेल मिक्स्ड सोइल होनी चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा सैंड हो, जिसके अंदर थोड़ा सा लोम हो, जिसके अंदर थोड़ा सा क्ले हो, वहां पे ज्यादा ग्रो करती है, राइट। जीआई टैग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इंडिया में जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन द प्रोटेक्शन एक्ट है 1999, ये इसको गवर्न करता है। इसका हेडक्वार्टर है, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ तो जरा कहाँ पे है हेडक्वार्टर, क्योंकि पहले ये टॉपिक हम लोग ज्यादा डिटेल में कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर में भी 2019 में यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, आप बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स वाज domesticated इन द न्यू वर्ल्ड एंड द इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, नीचे बताओगे। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, न्यू वर्ल्ड आप समझ लीजिए जैसे यूएसए, इसे न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। इवन यू कैन ऑल्सो से साउथ अमेरिका, जो बाद में डिस्कवर हुए हैं। ओल्ड वर्ल्ड जो पहले से हम लोग जानते थे, जैसे एशियन कंट्रीज हो गई, ठीक है, आप इसे ओल्ड वर्ल्ड कह सकते हो। तो कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो ओल्ड न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड के ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है, तो थोड़ा वो बताएंगे यहाँ पे। चलिए, जैसे कैशू आप कह सकते हो, राइट। कैशू कहाँ से आया? ब्राजील से आया। कहाँ पे आया भैया? चल के इंडिया में आया। तो ये न्यू वर्ल्ड है और ये ओल्ड वर्ल्ड है। तो कैशू का भी यहाँ पे नाम दे सकते हो। ठीक है, रबड़, यस, कह सकते हो। कोको आप कह सकते हो, अफ्रीकन कंट्रीज में होता था, अभी इंडिया में भी होता है। तो ये थोड़ा बताओगे आप मुझे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट रेफर्स इलेक्टोरल बॉन्ड केस टू द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ये टॉपिक हम लोगों ने कल और परसों भी किया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टोरल बॉन्ड वाला हम लोग ने 2-3 दिन पहले किया था, बड़ा डिटेल में किया था हम लोगों ने। और इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड का क्रिटिसिज्म क्या क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पे क्या रोल है, वो हम लोग अच्छे से बात किया था। तो ये टॉपिक मैंने आपको डिटेल में बताने के लिए नहीं यहाँ पे ऐड किया है, जस्ट कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो आप इसे सेल्फ स्टडी करेंगे। क्योंकि देखिए अभी 5 जो जजेस की बेंच है वो बनाई गई है। अब इसकी सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद इसका डिसीजन आएगा। जब डिसीजन आएगा तब इस टॉपिक को जो है हम लोग दोबारा से अच्छे से डिटेल में करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, उसके प्रोविजंस क्या है, कंडीशंस क्या क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसके अंदर लूप होल्स यानी कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। इतना आपको आपको पता होगा तो आपका बढ़िया से काम हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के पर्सपेक्टिव से इसको आप कर लेना। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। एक और टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस प्ली टू एंड द 26 वीक प्रेगनेंसी। ये टॉपिक भी हम लोगों ने पहले किया था। तो ये दिल्ली का केस है जहां पे एक वीमेन है, उसकी प्रेगनेंसी 26 वीक की हो चुकी है, लेकिन वो अबॉर्ट करवाना चाहती है और उसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पार्टीज की यहाँ पे सुनवाई की थी। मतलब एक तरफ मदर, उसके राइट्स की बात हो रही थी, और एक तरफ जो अनबोर्न चाइल्ड है उसके राइट्स की बात हो रही थी। तो किसको चूज किया जाए? क्या मदर की चॉइस को प्रेफरेंस दिया जाए, या जो अभी अनबोर्न बच्चा है उसकी उसके राइट्स को प्रेफरेंस दिया जाए? तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जो अनबोर्न चाइल्ड है हम उसको नहीं मार सकते। उसकी इसको अबॉर्ट कराने का सीधा सा मतलब है कि उसकी हार्ट बीट को रोकना। और डॉक्टर ने भी कहा है कि वो ऐसा नहीं चाहते, और कोर्ट ने भी कहा है कि हार्ट बीट को हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे। इसका मतलब वो बच्चा अभी पैदा होगा। तो ये डिबेट अच्छी खासी चल रही थी किस किस के बीच में, प्रो चॉइस। प्रो चॉइस मतलब किसकी चॉइस? वीमेन की चॉइस। और एक यहाँ पे चल रही थी प्रो लाइफ। तो वीमेन की चॉइस का ध्यान रख के अबॉर्ट करवाना चाहिए, या फिर जो अनबोर्न बेबी है उसके पेट में, जिसके ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं, उसकी हार्ट बीट डेवलप हो चुकी है, उसका ब्रेन डेवलप हो चुका है, या उसको मर्डर करें। कुछ लोग तो इसको मर्डर, जो प्रो लाइफ वाले हैं उसको मर्डर कहते हैं। तो कोर्ट ने भी जो है वो बच्चे की फेवर में ही फैसला सुनाया है। हाँ ठीक है, आप उसको जन्म दे सकते हो, जन्म देने के बाद आप उसको अडॉप्शन के लिए कर सकते हो, अगर आप उसको पालना नहीं चाहते हो तो वो एक आपके पास ऑप्शन बनता है। तो ये टॉपिक भी हम लोग जो है हम लोगों ने कल इसको किया था, परसों किया था। इसको भी हम मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए ही डाल रहा हूँ। तो बेसिकली इसका डिसीजन आ चुका है। जब ये डिसीजन नहीं आया था तब हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था। ये पूरा दिल्ली वाला केस मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है।
ठीक है। इंडिया में जो एमटीपी के लिए लॉज हैं, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। 2021 में हम लोगों ने जो 1971 वाला लॉ है, उसके अंदर अमेंडमेंट किया था। तो ये टॉपिक हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, पहली बार एनालिसिस को देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस नोट्स को जाके पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग बार-बार करेंगे तो फिर वो जो है वो टाइम वेस्टेज ही होता है, उसका कोई खास आउटकम आता नहीं है। डिटेल में नोट्स यहाँ पे बनाया हुआ है, आप इसको एक बार से बेसिक सा समझ लें कि 1971 वाला जो अबॉर्शन एक्ट था, उसके अंदर क्या होता था, 2021 के अंदर क्या-क्या चेंजेज़ यहाँ पे हुए हैं। पहले वाले लॉज़ के अंदर क्या होता था, मैरिड और अनमैरिड वीमेन में बहुत डिफरेंशिएट किया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अबॉर्शन की फैसिलिटी या जो इसके अंदर राइट्स के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं, वो अभी मैरिड वीमेन के लिए भी और अनमैरिड वीमेन के लिए, दोनों के लिए इक्वल कर दिया गया है एज पर दिस लॉ एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। वो आप जो है यहाँ पे थोड़ा-सा इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे आपके लिए कंटेंट बना के दिया था, तो आई होप थोड़ा आप खुद की मेहनत कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने ये सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए डाला है, तुम ये मत समझना कि सर एक्सप्लेन नहीं करवा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आप प्रीवियस डीएनएज़ में जाके डिटेल में डिस्कशन सुन सकते हो। ये वाला टॉपिक वैसे हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। व्हाई एक्सक्लूड सिंगल वुमन फ्रॉम ऑप्टिंग फॉर द सरोगेसी? ठीक है जी। पहली बात तो है आपको ये पता होना चाहिए कि सरोगेसी होता क्या है। इंडिया में जो एक्ट है फिलहाल, ठीक है, कौन सा एक्ट है इंडिया में? इंडिया में 2 एक्ट हैं। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 एंड सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। ये सरोगेसी को कैसे डिफाइन करता है? आपने एक एग्जांपल, आपने शाहरुख खान के 3 बेबी हैं, जो उसका तीसरा बेबी है, अबराम करके शायद उनका नाम है, वो सरोगेसी से हुए। करण जौहर के भी 2-3 बच्चे हैं शायद, वो भी सरोगेसी से हुए। तो ये सरोगेसी वर्ड ना थोड़ा-सा न्यूज़ में रहता है और ये प्रीवियस ईयर में यहाँ पे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो हमारा जो एक्ट है वो कैसे डिफाइन करता है सरोगेसी को? द एक्ट डिफाइन्स सरोगेसी एज़ अ प्रैक्टिस where a woman gives birth to a child for an intending couple to hand over the child after the birth to the intending couple। मतलब एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ हैं। देखिए यहाँ पे कपल का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ बोल रहा है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बोल रहा है। जो इंटेंडिंग कपल है मतलब हस्बैंड और वाइफ है, जो चाहते हैं सरोगेसी से बच्चा लेना। तो सरोगेसी का मतलब ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें एक वीमन, ये वाली नहीं, कोई और वीमेन बच्चे को जन्म देती है। जन्म के बाद ये जो इंटेंडिंग कपल होता है, इनको वो बेबी हैंड ओवर कर देती हैं आफ्टर द बर्थ। इसे कहते हैं सरोगेसी। मतलब ये बच्चा जो है किसी और के पेट में पलेगा, ठीक है? वो जो 9 महीने है वो ये वाइफ नहीं करेगी, वो कोई और करेगी, ठीक है? वो जन्म देने के बाद इनको हैंड ओवर यहाँ पे कर देगी। यहाँ पे पहले इस तरह के प्रैक्टिस को कमर्शियल तरीके से यूज़ किया जाता था और इंडिया दुनिया भर में एक हब हुआ करता था, हब, सेंटर, जहाँ पे सरोगेसी हुआ करती थी कमर्शियल तरीके से। 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15-15 लाख तक वो रेट जाया करता था। लेकिन सरकार ने क्या कहा? नहीं, हम लोग कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर रहे हैं। ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड है, ठीक है? और कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है। कमर्शियल तो सीमित समझ गए होंगे, यहाँ पे पैसे का लेन-देन होता है पूरा। ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी का मतलब ये होता है, इसमें कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं होता। जैसे मान लो यही कपल है, इनको बेबी नहीं हो रहा है, मान लो एज भी हो गई है 40-45 साल, बेबी भी नहीं हो रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट मिल चुका है कि भैया इम्पोर्टेंट है, बच्चा नहीं हो रहा है बेसिकली। तो ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी करवा सकते हैं। मतलब इनकी ही कोई रिलेटिव होगी, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो इनके लिए सरोगेसी करेंगी। इनके पेट में मान लो इनकी सिस्टर ही हैं, ठीक है? इनके पेट में वो बच्चा पलेगा, पैदा होने के बाद वो इनको हैंडओवर कर देंगी। इसमें पैसे का एक्सचेंज नहीं है। हाँ, जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, वो जो लोग हैं बियर करेंगे। जो इंश्योरेंस कवरेज होगा, वो भी करेंगे, ठीक है? इसे कहते हैं ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी। गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, लोग देते भी हैं शायद, लेकिन वो कानूनी रूप से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है गिफ्ट वगैरह को। बट हाँ, इसे कहते हैं ऑल्ट्रिस्टिक जो है सरोगेसी, जो आप प्यार मोहब्बत से कर रहे हो। सरोगेसी के परमिशन के लिए क्या-क्या कंडीशन होती हैं?
पहली बात तो ये जो कपल है, मेडिकली प्रूफ होना चाहिए कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इनफर्टाइल है। ऑल्ट्रिस्टिक होनी चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया। कमर्शियल पर्पस तो बैन कर दिया गया इंडिया में, वो तो अलाउड ही नहीं है। नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन फॉर सेल प्रोस्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स वो तो आप नहीं कर सकते प्रोस्टिट्यूशन के लिए बच्चे पैदा। फॉर एनी कंडीशन ऑफ द डिसीज स्पेसिफाइड थ्रू द रेगुलेशन, कोई और कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है भैया, कौन जो वीमेन है जो सरोगेसी कर सकती हैं, क्लोज रिलेटिव की मैंने बात किया, ठीक है, क्योंकि ये ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी में क्लोज रिलेटिव ही अलाउड होते हैं। बहन हो सकती है, बुआ जी हो सकती है, मासी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब लेकिन वो वीमेन जो है मैरिड होनी चाहिए और उसका खुद का भी एक बच्चा होना जरूरी है पहले। एज 25 से 35 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और जिंदगी में ये सरोगेसी सिर्फ एक ही बार अलाउड है, आप एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। आपको मेडिकल और साइकोलॉजिकल फिटनेस के लिए भी पहले से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर आप सरोगेसी कर रहे हो तो। जो सरोगेट मदर होगी वो खुद के जीन्स प्रोवाइड नहीं करवाएगी, जीन्स जो है वो इस वीमेन के ही यहाँ पे आएंगे ताकि वो जेनेटिकली इनका बेबी हो, राइट। तो ये होता है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसीलिए है कि एक महिला है दिल्ली में, शी इज 44 ईयर ओल्ड, अनमैरिड है, लेकिन वो चाहती हैं कि वो बेबी पैदा करें क्योंकि वो खुद से तो नहीं कर सकती, रिस्क भी है, एज भी है, अनमैरिड भी हैं, तो वो सरोगेसी से बेबी करना चाहती हैं। लेकिन जो कानून है वो कहता है कि अनमैरिड वीमेन बच्चे पैदा मतलब सरोगेसी अलाउड नहीं है कानून में। इसके अगेंस्ट में वो दिल्ली हाई कोर्ट में गई हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है, व्हाई कैन नॉट अ सिंगल अनमैरिड वीमेन अवेल द बेनिफिट ऑफ द सरोगेसी अंडर द लॉ। ये पूछा है सवाल, अभी सरकार ने इसके लिए टाइम मांगा है। सरकार जब जवाब देगी, क्या जवाब देगी वो बड़ा डिस्कशन का मुद्दा रहने वाला है। लेकिन टॉपिक छोटा लग रहा होगा लेकिन इसकी रेमिफिकेशंस ना बहुत ज्यादा होने वाली हैं ऑल ओवर इंडिया, कि मैरिड वीमेन भी, तो फिर वो मैरिड मैन वाली बात भी आएगी, अनमैरिड सिंगल मैन वाली भी बात आएगी। जब सिंगल वीमेन वाली बात आ रही है तो क्या ये लोग सरोगेट से बच्चा पैदा कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे फिर अडॉप्शन वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हो जाएगा, क्योंकि सिंगल मेल जो है वो एक फीमेल एक बेबी को, गर्ल बेबी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये मुद्दा ना थोड़ा डीप जाने वाला है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे भी ऑब्जर्व करते रहेंगे यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो, और इन्होंने कहा है कि भैया ये इनके आर्टिकल 21 और फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी दोनों का वायलेशन है, ठीक है। ये बेबी करना चाहती हैं सरोगेसी के थ्रू। तो भाई मैरिड कपल में और अनमैरिड कपल में ऐसी क्या खास बात है? तो इन्होंने ये पूछा है भाई, ठीक है। जब उनको अलाउड है तो हमें अलाउड क्यों नहीं है? और यही इसका क्रिटिसिज्म भी है। जो ऑल्ट्रिस्टिक मॉडल है वो एक वीमेन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम 9-10 महीने फिजिकल इमोशनल पेन लो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यार ये तो एक तरह का टॉर्चर है ना। आप ये मान के चलिए जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो सरकार उनको मॉनेटरी कंपनसेशन देती है ना। क्यों देती है? ताकि जो फिजिकल डैमेज हुआ है, उनको जो इमोशनल डैमेज हुआ है, उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो सके। इसलिए उनको कंपनसेशन दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो जब एक वीमेन 9-10 महीने पेट में बच्चा रखेगी तो उसका फिजिकल इमोशनल ट्रोल भी होगा ना, और आप कह रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए। कुछ गिफ्ट के तौर पे मॉनेटरी कंपनसेशन हो सकता है, तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। सच एन एक्सप्रेशन इज पैटर्नलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड पैट्रियार्कल इन इट्स अप्रोच। ऑब्वियसली पैट्रियार्कल अप्रोच है। It denies the legitimate source of the income to the surrogates, which in turn severely limits the number of the women willing to go through the surrogacy and indirectly denies intending parents the opportunity to avail for it. तो यार ये जो सरोगेट मदर्स हैं उनके लिए तो ये सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है अगर आप इसको प्रॉपर रेगुलेटेड तरीके से करते हो, प्रॉपर मेडिकल कंडीशंस का ध्यान रख के अगर आप करते हो, तो कमर्शियल सरोगेसी में क्या दिक्कत है? एक उनकी तरफ से सोर्स ऑफ इनकम भी है, एक ऐसे पेरेंट्स जो पहले बच्चा नहीं कर पा रहे थे उनको बच्चा भी मिल जा रहा है, और हर तरीके से मेडिकली आप उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हो, तो दिक्कत तो कुछ होनी नहीं चाहिए, राइट। ये कानून सिर्फ इसलिए बने क्योंकि इंडिया में कुछ केस ऐसे हो गए थे, एक जापानीज कपल थे, उन्होंने बच्चा वो इंडिया से सरोगेट करना चाहते थे और वो बच्चा जो है डिसेबल पैदा हो गया था, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट नहीं किया था। ऐसे एक ऑस्ट्रेलियन कपल भी था,
जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने सरोगेट मदर को पैसा दिया, वो सब चीज़ें हुई। बाद में जो ऑस्ट्रेलियन का डिवोर्स हो गया तो उन्होंने बच्चा अडॉप्ट नहीं किया। ऐसी कुछ कंडीशन होने की वजह से क्या हुआ, इस तरह के कानून हमारे यहाँ पे बने हैं। एलजीबीटी पर्सन, लिव इन कपल, सिंगल पेरेंट्स, जैसे ये केस जो दिल्ली वाला केस है सिंगल पेरेंट्स वाला, तो इनको तो डिनाई किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है सरोगेसी लॉ का इंडिया में, कि ये लोग क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते, ये लोग क्यों नहीं सरोगेटी से जो है वो पेरेंट्स बन सकते हैं, राइट? It does not consider other medical condition which even though do not render women infertile make the pregnancy riskier and the more difficult। क्या कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अब वीमन इनफर्टाइल होगी, उसका सर्टिफिकेट होगा तो उसको सरोगेसी अलाउड है। लेकिन सिर्फ यही तो एक मेडिकल कंडीशन नहीं होती है ना, और भी तो मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। वो तो कंसिडर नहीं किया आपने, वो भी करी जानी चाहिए। कोई डिसेबल्ड हो सकती है, किसी को मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, कोई और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो सकता है। आपने वो कंसिडर क्यों नहीं किए? सिर्फ इनफर्टिलिटी वाला सर्टिफिकेट कंसिडर करके आप दे रहे हो सर्टिफिकेट, वो सब गलत है। तो ये कुछ चीजें हैं। और जिस तरह से मॉडर्न जमाना बढ़ रहा है तो भैया वीमेन बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, लेट शादियां हो रही हैं, तो उसकी वजह से तो जब आप 35 या उससे प्लस आप हो जाते हो, आपकी शादी नहीं होती है बिकॉज आपने करियर पे फोकस किया, तो क्या आप मदरहुड नहीं एंजॉय कर सकते? कर सकते हो ना, करना चाहिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वीमेन को एजुकेशन में आना चाहिए, जॉब्स करनी चाहिए, करियर ओरिएंटेड रहें, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी, फलाना-ढिमकाना। दूसरी तरफ से उसको कह रहे हो आप लेके नहीं, नहीं, अगर आप सिंगल हो, तो आप सरोगेसी से बच्चा नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपके कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो इन सब के बीच में बैलेंस बनाने के लिए जो है ये अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा है, आगे हम इस चीज़ को करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए जी। पैलिएटिव केयर अ वे टू रिड्यूस द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फॉर द पीपल विद द लाइफ लिमिटिंग डिसीज़। बहुत ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक में नहीं जाना है, बट थोड़ा-थोड़ा आपको बता देता हूँ क्या है। तो पैलिएटिव केयर क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पैलिएटिव केयर इज़ अ एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द ह्यूमन राइट टू हेल्थ, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ द मेडिकल केयर दैट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल विद द सीरियस इलनेस। जिसको सीरियस इलनेस होती है, जैसे हार्ट हार्ट के इश्यू हो गए, किडनी के इश्यूज हो गए, कैंसर हो गया, जो इस तरह की बीमारियां होती है ना, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कम हो जाती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, ऐसी बीमारियां जहां पे आपको बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है, उसका केयर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग पैलिएटिव केयर कहते हैं। जैसे कैंसर की दवाइयाँ तो भैया बहुत साल तक चलती हैं, किडनी वाली भी चलती हैं, आपको कोई ब्लड का इश्यू है वो भी चलती रहती हैं। इसे हम लोग पैलिएटिव जो है कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो पैलिएटिव केयर सिर्फ ओल्ड एज में नहीं होता है, किसी भी एज में हो सकता है, पहली बात तो ये। ओल्ड एज में तो नेचुरली होता ही है, बट किसी भी एज में इस तरह के डिसीज़ हो सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैलिएटिव केयर, ठीक है। It helps to prevent suffering and aims to identify the patients who may be recovering too many medical treatments, receiving treatments that do not improve their quality of life and may cause financial strain on their family। सबसे बड़ी बात तो यही है, फाइनेंशियल केयर। यार कैंसर का ट्रीटमेंट लेने में कितना पैसा लगता है? आपको किडनी के लिए डायलिसिस करवाना पड़ता है हर महीने, उसमें कितना पैसा लगता है? दिक्कत तो है ना, राइट? सिर्फ इतना ही नहीं, इतने में काम नहीं चलता। ट्रैवल करने में कितना खर्चा होता है। तो ये कुछ इंटरव्यू वगैरह इन्होंने यहाँ पे किए थे और इस इंटरव्यू में ये पाया गया, केरला का ये केस है, कि वहाँ पे उनको सिर्फ विज़िट करने में ही ₹1200 लगते हैं। ही इज़ अ ओल्ड पर्सन, अराउंड 75 ईयर ओल्ड। वो कह रहे हैं एक बार हॉस्पिटल विज़िट करने में 1200-1300 लगते हैं। उनके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनको सिर्फ एक डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, वो भी सिर्फ ₹1600। तो भैया कैसे काम चलेगा? इस तरह के कितने ही केस इंडिया में ऐसे आते होंगे। 5.5 करोड़ पीपल इंडिया में ऐसे हैं। 5.5 करोड़ पीपल fall below poverty line every year due to the out of the pocket healthcare expenditure। एक आम आदमी अपनी पूरी सैलरी का लगभग 40% सिर्फ मेडिकल एक्सपेंस करता है इंडिया में, गरीब आदमी। 5.5 करोड़ लोग वो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं बिकॉज़ उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं मेडिकल के ऊपर। Out of these, 3.8 crore people become poor only because of the expenditure on the medicines।
हालांकि हम लोग आयुष्मान भारत ये वो पूरी बातें करते हैं, लेकिन वो इतना काम तो नहीं कर सकते कि हर किसी को फ्री में दवाइयां दे दें। तो राइजिंग कॉस्ट जो हेल्थ की वो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे बढ़ रही है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, यूजुअली दवाइयाँ खत्म होती हैं, आपको बाहर से ही लेना पड़ता है दवाइयाँ, राइट? तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी बढ़ती है, बैंकरप्सी बढ़ती है और जो ट्रीटमेंट है वो घटिया क्वालिटी का होता है। तो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो लीड करनी पड़ती है। ये सब दिक्कतें हो क्यों रही हैं? मोस्टली दिक्कतों के पीछे है पैसा। हम सिर्फ 1.3% ही अपनी जीडीपी का खर्चा करते हैं हेल्थ सर्विसेज के ऊपर। पेशेंट्स बियर मोस्ट ऑफ द हेल्थ एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जहां पे कहा जाता है भैया इलाज फ्री है, वहां पे भी ट्रैवल करने का खर्चा तो होगा ना। अपने गांव से आप शहर में जाओगे 100 किलोमीटर, किराया लगा के जाओगे, तेल लगा के जाओगे, वो खर्चा, बाहर से मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने का खर्चा। यस, आपको पूरा दिन आपका चला गया। वो जो दिन में आप 200-400 रुपए कमा रहे थे वेज दिहाड़ी, वो भी गई आपकी। अब्सेंस फ्रॉम द वर्क कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी। तो आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ी, मतलब आपकी इनकम भी कम हो गई, उधर भी खर्चा हो गया। और अगर आपको 2-3 दिन बैक टू बैक ट्रैवल करना पड़े तो फिर तो राम नाम सत्य ही है भाई। एक रिसेंट स्टडी की गई डॉक्टर प्रिंजा के द्वारा, इन्होंने कहा कि 8,000 रुपीज कैंसर पेशेंट को हर विजिट पे खर्चा करना पड़ता है हॉस्पिटल में। 8,000 रुपए। और लगभग 40,000 रुपए हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है टर्शरी हॉस्पिटल के अंदर इंडिया में, एक कैंसर पेशेंट को। बहुत बड़ी बात है ये। डायबिटीज वाला पेशेंट को हर विजिट में कम से कम 4,000 रुपए खर्चा करना पड़ता है। हाइपरटेंशन वाले मरीज को कम से कम 1,500 रुपए खर्चा करना पड़ता है एक विजिट का। और अगर महीने में 2-3 विजिट लग जाए तो फिर तो घर पे चूल्हा ही नहीं जलेगा। यहाँ पे ये फाइनेंशियल बर्डन वाली दिक्कत बहुत ज्यादा है। बहुत बार देखा गया है कि लोगों को अपने एसेट्स तक बेचने पड़े हैं। लोगों की एजुकेशन रुक जाती है। दुकान बेच दी, किसी ने प्लॉट बेच दिया, किसी ने अपनी गाड़ी बेच दी, साइकिल बेच दिया, क्योंकि मेडिकल के खर्चे ही नहीं उनसे निकल रहे हैं, राइट? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पैलिएटिव केयर की तरफ सरकार को ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। कैंसर, किडनी डिसीज, ब्रेन डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ये सब जो है इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, क्या है दिक्कत? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? साल में एक बार बजट आता है, बजट में जो पैसे दे दिए तो वो दे दिए। पहली बात तो पैलिएटिव केयर की तरफ खास ध्यान दिया ही नहीं जाता, राइट? इंश्योरेंस, पैलिएटिव केयर को तो हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस भी कवर नहीं करता। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाओगे ना, वो भी हेल्दी पर्सन का ही लेते हैं। किसी को अगर कैंसर है तो मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं होता भाई आपका, डायबिटीज है तो कवर नहीं होगा। ये बहुत बड़ा इशू यहाँ पे नजर आता है। बजट साल में एक बार आता है, तो एक सोल्यूशन उन्होंने ये बताया कि साहब, आप कॉन्टिन्यूस फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्टिन्यूस फंडिंग की। आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, ठीक है? तो उनको भी दूर किया जाना चाहिए। बहुत बार जो बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई ही नहीं किया जाता, आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। द अनअवेलेबल हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल ही नहीं है सर्विस, डॉक्टर ही नहीं है, दवाइयां ही नहीं है, ट्रीटमेंट ही नहीं है। ये यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। इनकॉर्पोरेटिंग पैलिएटिव केयर इनटू द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। पहली बात तो फंडिंग अच्छे से करिए, ठीक है? फंडिंग आप सिर्फ एक एनुअल मत करिए, कंटिन्यूअस फंडिंग की आपको रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कंसिडरिंग द पैलिएटिव केयर इज नोन टू द सेव मनी एंड फॉर बोथ पेशेंट्स एंड द प्रोवाइडर। यहाँ पे एक ना बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने यहाँ पे डाला है। देखिए, मान लो कोई कैंसर पेशेंट, कैंसर पेशेंट की अगर ट्रीटमेंट अगर चलता रहे तो वो काफी लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। अगर इसको पैलिएटिव केयर मिलती रहे तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। इससे ये बेनिफिट होगा कि एक तो जो हॉस्पिटल के अंदर बेड है वो परमानेंटली ऑक्यूपाई नहीं होगा। पैलिएटिव केयर का पेशेंट अगर क्रिटिकल सिचुएशन में आएगा तो बेड को यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर हम उसको पैलिएटिव केयर देंगे तो बहुत सारे हॉस्पिटल के बेड जो है वो खाली हो जाएंगे। इनकी जगह पे जो दूसरे पेशेंट हैं हम लोग उनका इलाज कर सकते हैं। पहली बात तो ये, राइट? दूसरी बात,
जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, अडानी, ये सब लोग भी पैलिएटिव केयर को अलग से फंडिंग दे सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, इनसे इनकी इमेज बेटर होगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे दोनों को फ़ायदा है। इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ पे बेड खाली हो जाएगा, उसको हम लोग बेटर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बताई हैं। हालाँकि मैंने आपको इसके लिए अलग से नोट्स भी बनाया है, पैलिएटिव केयर प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है? मिशन फ्लेक्सिपूल हमारे पास है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंटिव कंट्रोल ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ भी है, एनपीएनसीडी जिसको बोलते हैं। यहाँ पे भी हम लोग पैलिएटिव केयर की बात करते हैं। बट स्पेसिफिकली पैलिएटिव केयर के लिए हमारे पास कुछ खास नहीं है। चैलेंजेज़ वही हैं, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, इनएडिक्वेट सोर्स और ट्रेनिंग है, पेडियाट्रिक केयर को भी हमारे यहाँ पे इग्नोर किया जाता है अनफॉर्चुनेटली, और जो एनपीसीसी ऊपर हम लोगों ने बताया, इसके एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर बॉडी नहीं है। तो ये थोड़ा-सा आप यहाँ पे इसके चैलेंजेज़ वगैरह देख सकते हो। सॉल्यूशन हम लोगों ने वहाँ से कर लिया है, तो अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। चलिए जी। द इंडियन हिमालयन रीजन नीड्स इट्स ओन ईआईए। ईआई का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। नाम से अब समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि कोई भी जो प्रोजेक्ट जब वो लगाया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट के लगाए जाने से पहले उस पूरे एरिया की असेसमेंट की जाती है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसका वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर, वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर, वहाँ के सोशल फैब्रिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपने कोई केमिकल फैक्ट्री लगानी है, तो उसको लगाने से पहले एक असेसमेंट किया जाएगा कि वहाँ के एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। इसे कहते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर ये असेसमेंट कहता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो उस प्रोजेक्ट को क्लीयरेंस नहीं दिया जाएगा। This is environment impact assessment. It is used to predict the environmental impact of a project in the pre-planning stage. पे प्लानिंग करने के बनाने के बाद तो असेसमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। पहले करो, तो प्री प्लानिंग स्टेज में जो है हम लोग इसको करते हैं। इसकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है, 1970s में शुरू हुआ था ये। यूएसए में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। फिर बाद में कोलंबिया में, फिलीपींस वगैरह में, वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। न्यूज़ीलैंड में काफ़ी पहले किया गया। धीरे-धीरे करके अभी जो है लगभग दुनिया की 100 कंट्रीज़ में इस तरह का प्रोविज़न जो है वो यहाँ पे किया जाता है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में भी ये जो है थोड़े समय पहले ही आ गया था। इवन अगर आप इंडिया की बात करें तो उसके लिए आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है। इंडिया में तो 1976 और 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, ठीक है। बाद में फिर हम लोगों ने 2002 में इसके लिए जो है फिर उसके बाद में हम लोग 1996 में इसके लिए रूल बनाए। फिर जो है 1994 में शुरुआत हुई थी, 1996 में रूल बन गए थे। फिर 1986 में जब हम लोगों ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, तब इसके अंदर कुछ प्रोविजंस ऐड हुए और फाइनली घूमते-घूमते 2006 में हम लोगों ने प्रॉपर नोटिफिकेशन इश्यू किया, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लेके। तो कहानी 1994, 1996, 1986 में थोड़ा बहुत, फिर 2006 तक जाती है और फिर हम लोगों ने 2022 के अंदर एक और नोटिफिकेशन इश्यू किया। तो ये तो इसकी एक कहानी होती है। कैसे शुरुआत हुई मैंने आपको बता ही दिया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम वो क्या कहता है? वो एआई के बारे में क्या कहता है? दैट इट इज़ टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है? इंडिया की कहानी आप देख ही सकते हो। प्लानिंग कमीशन जब हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर बाद में हम लोगों ने प्रॉपर नोटिफिकेशन इश्यू किया, 2006 में फाइनल नोटिफिकेशन आया। फिर 2020 में हम लोगों ने इसको लेके अमेंडमेंट भी किया और 2020 में ही यूपीएससी मेंस में यहाँ से सवाल पूछा गया था। सवाल बहुत सिंपल था, 2006 वाले को और 2020 वाले को आपस में कंपेयर करना था। बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है? आपको मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा कि जो आपके पास जो आपकी शंकर आईएएस है, शंकर आईएएस के अंदर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लेके सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है। उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके अंदर कुछ स्टेजेस दी गई हैं, ठीक है? क्रिटिसिज़्म भी दिया गया है हर स्टेज का, सॉल्यूशन दिया गया है, वो आप वहाँ से ज़रूर करें, काफ़ी डिटेल में। अब आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल ये कहता है कि भाई देखो, जो ईआई है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है,
पहली बात तो इसके अंदर लूप होल्स ही बहुत है। एक लूप होल आपको मैं बताता चलता हूं। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कौन करेगा? ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं करती है, यानी कोई ऐसी सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं है जो ये करे। तो फिर कौन करता है? मान लो अडानी ने एक केमिकल फैक्ट्री लगानी है, जिस कंपनी को फैक्ट्री लगानी है ना, वो खुद अपने आप से किसी ऐसी बॉडी को टेंडर देते हैं ईआईए करने के लिए। अडानी जी खुद अपॉइंट करेंगे ईआईए करने के लिए किसी फर्म को, और वो ईआईए करेंगे। तो इससे थोड़ी बायसनेस तो रहती है ना। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी होती तो बात अलग होती। एक तो ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म नजर आता है। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सरकार कहती है कि भैया नेशनल इंपॉर्टेंस वाले हैं, वहां पे आपको ईआईए नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? ठीक है, अगर यहाँ पे ईआईए होता भी है तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है। तो काफी ज्यादा एग्जाम्पशंस यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के प्रोजेक्ट, पावर जनरेशन वगैरह, इनको कुछ एग्जाम्पशंस दी गई हैं जो कि गलत है। राइट, ये चीज हो गई। 2006 के अंदर जो नोटिफिकेशन था उसमें कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी गई थी, लेकिन 2020 में जो नोटिफिकेशन आया है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से पावर ले ली गई है। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन भी यहाँ पे नहीं हुआ। जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म एज पर दिस आर्टिकल वो ये है कि जो इंडियन हिमालयन रीजन है उसको खास इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। हिमालयन रीजन को भी वैसे ही ट्रीट किया गया है जैसा रेस्ट ऑफ द कंट्री को किया गया है, जो कि गलत है। भैया हिमालय तो बहुत फ्रजाइल है, वल्नरेबल है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, ग्लेशियल बस्ट वहां पे होते हैं, लेक्स ब्लस्ट हो रही हैं, रिवर के अंदर ओवरफ्लो हो रहा है। तो हिमालयन रीजन की रिक्वायरमेंट अलग है, वहां की कंडीशन अलग है, तो इसीलिए इसको स्पेशल ट्रीट किया जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हिमालयन रीजन को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसा रेस्ट ऑफ द कंट्री को किया जाता है। इसीलिए हिमालय में अगर आप देखेंगे, अभी सिक्किम के अंदर जो है एक डैम बस्ट हुआ, तीस्ता डैम। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि इसके हम लोगों ने स्पेशल कैटेगराइजेशन नहीं किया था। अगर स्पेशल कैटेगराइजेशन किया होता, अगर प्रॉपर तरीके से ईआईए किया होता, तो ये आज नौबत ही नहीं आती। हिमालय में कितनी बार देखने को मिलता है, चार धाम प्रोजेक्ट है, दुनिया भर के प्रोजेक्ट वहां पे चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने स्पेशल उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया है, तो इसीलिए वहां पे डैमेज ज्यादा होता है। ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है ईआई की एक अंदर, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, अप्रेजल वगैरह, ये स्ट्रॉन्ग किए जाने चाहिए। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो लोकल विलेजर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको वो आप और ज्यादा इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करिए, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर में। ठीक है, बस यही कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के अंदर भी यहाँ पे कहा था कि सरकार को एक इंडिपेंडेंट ईआईए कंडक्ट किया जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब यहाँ पे होता तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ईआईए फंड को जो एंडोर्स करता है, वो वही कंपनी करती है भैया जो प्रोजेक्ट लगा रही हैं। तो जिसकी वजह से वहां पे बहुत बार दिक्कत आ जाती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो ईआईए की जो फाइल्स होती हैं, वो पुरानी फाइल की ही कॉपी पेस्ट होती हैं। हाँ भैया ये कर दिया है, ओके जी कर दिया, ये कर दिया, हाँ जी कर दिया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ जी, ये नहीं हुआ। सिंपल टिक मार्क। कितनी बार ऐसा देखा गया कि सिंपल कॉपी पेस्ट करते हैं वो लोग, कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं, ग्राउंड पे जाके कोई स्टडी नहीं करते हैं। ये दिक्कत यहाँ पे है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म भी यहाँ पे एक रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। मतलब अगर टाटा बिरला अंबानी को अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना हुआ, तो मजाल है कोई उसको मना कर दे, नहीं होगा मना। वो 99.9% चांस है कि वो पास हो जाएगा। जबकि दूसरा कोई लगाने लगेगा तो 60% चांस है कि वो उसको परमिशन नहीं मिलेगा, सेम प्रोजेक्ट के लिए। क्रोनिक कैपिटलिज्म, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग क्रोनिक कैपिटलिज्म करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे होती हैं, और इट्स ए रियलिटी अनफॉर्चुनेटली समाज की, हमारे पॉलिटिक्स की। तो उसको तो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो इसके जो कुछ रूल्स वगैरह है वो आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ सकते हो, हालांकि मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया है। साइलेंट फीचर वो 2006 एनआईए। ठीक है, बस दैट इज ऑल अबाउट इट। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जो शंकर आईएएस के अंदर जो दिया हुआ है ईआईए को लेके, उसको आप अच्छे से जरूर पढ़ें।
उसके अंदर हिमालय वाला कॉन्सेप्ट अलग से ऐड नहीं किया गया है, तो वो आप इस आर्टिकल से ऐड कर सकते हो। तो अपने नोट्स को आप अपडेट कर सकते हो थ्रू दिस एडिटोरियल। एग्जाम में सीधा-सीधा यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।